The Paraminite imperils urban Kutchi Abadis and crisis of the forced eviction, disparate and low-income housing in Islamabad. Mapping study launched 13th March 2025. गवर्नेंस के स्पेशलिस्ट हैं और वाटर और लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं। साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिम सजाद अख्तर जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और आज से पिछले 25 साल से जो है इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं और कच्ची आबादी अलायंस को तश्कील किया है इन्होंने आज से कई साल पहले और अवामी पीपल्स पार्टी के साथ भी हम देना चाहेंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट रहा है इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों का। तकरीबन 1960s में इस्लामाबाद में बनना शुरू हुई थी G8 मुस्लिम कॉलोनी रावल डैम में। सबसे पहले जो इस्लामाबाद को बनाने के लिए लेबर कैंप्स चाहिए थे वो बने। उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है CDA ने कोशिश की 1970s और 80s में कि उनके लिए जो उधर खास कर जो हुकूमती एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए क्वार्टर्स बनाए जाएँ जो कि G7 में F6 में G6 में जो है बनाने का सिलसिला शुरू किया गया और एक F9 पार्क में भी उस वक्त बहुत सारे लोगों को मुंतकिल किया गया। वो आहिस्ता आहिस्ता F9 पार्क से I11 रोड लगू से लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सीरिया ने शिफ्ट करना शुरू किया और 1995 में पहली मरतबा सीरिया ने तकरीबन इस्लामाबाद बनने के 25 साल बाद क्या करना है जूम कर दें 25 साल बाद इस्लामाबाद में सबसे पहला जो है सर्वे किया कच्ची आबादियों का, जिसके अंदर उन्होंने 11 कच्ची आबादी आइडेंटिफाई की जिसमें तकरीबन 5000 के करीब घराने थे और 31,000 उसकी आबादी थी। इसके दोबारा होगा इसके 1995 में सीडी ने पहले इस तरह का सर्वे किया और उसमें से उन्होंने जो है 10 आबादियों को रिकगनाइज किया जिनमें से उन्होंने कहा कि 6 को अपग्रेड किया जाएगा और 4 को जो है रीसेटल किया जाएगा। 2000 ऑनवर्ड जो है सीडीए ने जो है वो एक रीसेटलमेंट का सिलसिला शुरू किया जो फराज टाउन में एक अर्बन सेंटर प्रोजेक्ट बनाया जो कि इस्लामाबाद की तारीख के अंदर पहला और आखिरी लो इनकम हाउसिंग का कोई प्रोजेक्ट था कि जिसमें कच्ची आबादियों के लिए एक बाकायदा मनसूबाबंदी की गई जो 2021 से 2024 के दौरान उस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश की और मुस्लिम कॉलोनी से और I10 की आबादी से ढोक नज्जू से हक बाहू से मुख्तलिफ लोगों को वहाँ पर सेटल किया गया। उसके बावजूद क्योंकि वो इतना दूर था वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट के लिंकेजेस नहीं थे तो बहुत सारी आबादी इन्हीं आबादियों की फराज टाउन पे नहीं गई और बहुत सारे लोग अभी तक वहीं पे रिहाइश पजीर हैं जिन आबादियों की हम पहले बात कर रहे थे। के दौरान कच्ची आबादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, मुख्तलिफ आबादियों में मुख्तलिफ घर मिस्मार किए गए। उसके अंदर साथ साथ हाई कोर्ट में शौकत सिद्दीकी साहब उस वक्त जज होते थे, उनके अहकाम भी थे कि आबादियों को जो है ख़त्म किया जाए इस्लामाबाद में। हालांकि बहुत सारे ऐसे पुरानी पॉलिसीज मौजूद थी, 2021 की हाउसिंग पॉलिसी मौजूद थी जिसमें लिखा था कि आप आबादियों को बगैर मुतबादल दिए मिस्मार नहीं कर सकते, 2001 की जो हाउसिंग पॉलिसी थी। लेकिन बहरहाल उसको नहीं सुना गया और 2015 के अंदर जुलाई में एक इस्लामाबाद की सबसे बड़ी आबादियों में से एक I11 कच्ची आबादी को मिस्मार कर दिया गया और 20,000 लोगों से ज़्यादा को उस वक्त ही उनके घर तबाह कर दिए गए। उन्होंने एक हुक्म इम्तना जारी किया कच्ची आबादियों की बेदखली के खिलाफ और उन्होंने कहा कि मज़ीद कोई बेदखलियाँ नहीं होनी चाहिए जो एग्जिस्टिंग कच्ची आबादियाँ हैं और उनके जो जितनी भी आबादी है उनके लिए कोई एक पॉलिसी और हम ये भी जानते हैं कि इस्लामाबाद में सस्ती रहायश का एक बहरान है। ज़मीन और घरों की कीमतें तेजी से बढ़ी है और आम लोगों की सरकार में नहीं है। इसके अलावा चूँकि सीडीए ने एक इनकारी सी पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो ये मानने से ही कासिर है कि शहर में छत का बुरा मुआवजा की जैसे उस आबादी की थोड़ी तारीख, उस आबादी में मौजूद वसाइल और सहूलियात क्या हैं। This is Daniel from Dawn newspaper journalist and he is researcher of also कच्ची आबादी। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले तो जो रिपोर्ट के ऑथर्स हैं आयशा शाहिद और दीगर जो सारे साथी हैं जो को ऑथर्स हैं और रिसर्च टीम है इस रिपोर्ट की, उनका बड़ा मशहूर हूँ मैं।
इस तरह की स्टडी की ज़रूरत भी थी, ये बहुत टाइमली भी है। नंबर इस रिपोर्ट से निकला है इसको सबसे आगे होना चाहिए, और ये एक खौफनाक हकीकत जो है इस्लामाबाद में रहने की, ये हर इस शहर के जो भी रहने वाला है उसकी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए। अब ये भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये गलती नहीं है, ये सीडीए की तरफ से, शहर के इंतजामिया की तरफ से ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट उनके सामने रखेंगे तो ये कोई नई मालूमात होगी उनके लिए। ये एक सोची समझी डिलिबरेट पॉलिसी है, क्योंकि अगर एक कच्ची आबादी को तस्लीम करने पे वो आए तो फिर उनको तमाम 29 जो नहीं वो जिनको तस्लीम करते, जिनकी मौजूदगी को ही नहीं तस्लीम करते, उनको भी मानना पड़ेगा कि ये भी इस शहर में रहते हैं और ये भी 20% आबादी में शामिल हैं। जब ये मास्टर प्लान पे भी ये इल्ज़ाम नहीं डाला जा सकता। मास्टर प्लान में कम से कम 50 तरामीम हो चुकी हैं जब से वो बनाया गया है, और मास्टर प्लान में ये भी लिखा गया था कि इसको हर 20 साल बाद आपने रिवाइज करना है, जो कि आज तक नहीं हुआ। तो जो ज़मीनी हकायक हैं वो हमारे मास्टर प्लान में किसी तौर पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होते, तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाना जो है वो नामुनासिब है मेरे ख्याल में। जो इसके सॉल्यूशंस हैं, जो इसके हल हैं, वो भी बड़ी क्लियरली आप रिपोर्ट के आखिरी पेज पे देखेंगे तो 7 मुख्तसर से बुलेट पॉइंट्स के अंदर काफ़ी क्लियरली बताया गया है कि इसका हल क्या है। पहले तो कच्ची आबादियों को रिकग्नाइज करना, उनके लिए कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना, एक डायरेक्टोरेट बनाना सीडीए में। ज़ाहिरी बात है पहला स्टेप जो है वो ये है कि कम से कम इनको तस्लीम किया जाए कि ये इस शहर के रहायशी हैं। लेकिन ये बात रिपोर्ट में भी लिखी गई है और मैं भी इस पर थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा कि सिर्फ रिकग्नाइज करना, तस्लीम करना काफ़ी नहीं है। अगर एक आबादी को तस्लीम करना उसकी बका के लिए काफ़ी होता तो आज I-11 की आबादी अभी भी अपनी जगह पे कायम होती। वो भी सीडीए की एक रिकग्नाइज्ड आबादी थी जिसको ओवरनाइट गिरा के 2000 घर तबाह कर दिए गए। तो सिर्फ रिकग्नाइज होना इस बात के नहीं है। सबसे बड़ा मसला बुनियादी मेरे ख्याल से यहाँ पे आता है बार बार, वो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसको बनाया गया था आज से 50-60 साल पहले जब इस शहर की बुनियाद रखनी थी। वो बात बहुत पहले गुजर चुकी हुई है। आज सिर्फ उसकी डेवलपमेंट नहीं, लेकिन उस शहर को चलाने के लिए भी हम आज तक उसी इदारे पे डिपेंड करते हैं जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार है। ये काम जब तक एक खुद मुख्तार, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमत नहीं ले लेती, तब तक हम इसी मसले में बार बार फंसे रहेंगे। और वो मुकामी हुकूमत इन कवानीन के तहत ना बनाई जाए जो कि कवानीन इस वक्त पे एग्जिस्ट। तो देखो पहले सीडिया वाले आए हैं, रमजान से पहले आए हैं, तो सारी हमारे लोगों की छतें तोड़ के चले गए हैं। तो हम लोग ने बोला, हम लोग इनने पहले हमारे को बोला भी आप लोग 300 फुट पीछे कर लो, आप लोग घर बना लो, तो आप लोग हम लोग नहीं तंग करेंगे, नहीं गिराएंगे। तो हमने 300 से कम से 4.5-5 फुट हम पीछे हैं रोड से। तो कहते हैं हम लोग उधर से रोड बनानी है, कोई रोड नहीं बन रही, कोई मस्जिद नहीं हो रहे हैं। तो G-11-4 में हम लोग रहते, इन्हें ये बोला था कि हम पार्क बनानी है, इधर हमने इधर बूटे लगाने हैं, हमने ये करना है, तो आप लोग इधर से चले जाएं। तो हम लोग उधर से F-11 में आ गए, F-11 में हमारे पीछे आ गए। उस दिन भी आए, बिलडोजर ले आए, सब लोग के घर करा के छतें तोड़ के ये लोग आ गए। एक बच्चा था जुगिया वाले का, उन्हें बिलडोजर के आगे ले आया तो उनके बिल्कुल रोने पिटने पड़ गए। उन्होंने तो बोला बच्चा ये मर चुका है। तो उसको बच्चे को दूध पिलाया माँ ने, तो दूध नहीं पी रहे थे, पानी डाले तो बच्चे को थोड़ा सा होश आया। तो मकसद ये है कि हम लोग ये कि इतनी हमारे गरीबों के साथ ज्यादती हो रही है, इतना कुछ ये लोग कर रहे हैं। देखो जो हमारे घर के सामने हैं सीडिया वाले, उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? और सब रोडें उन्हें ब्लॉक कर दिए हमारे लोगों के लिए, बिल्कुल निकले नहीं दे रहे हैं। उनका हक बनता है भी रोड तो ये खोले हमारे लिए, इतना भी नहीं कर सकते हैं। पानी था हमारा, उसे सीडिया वाले आए थे, पानी भी तार के चले गए। तो हम लोग कोई मुसलमान हैं, हमको काफिर लोग छोड़े हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे को छत देनी चाहिए। जिधर भी जाएंगे तो कोई चीज़ बनेंगे तो हम लोग चले जाएंगे। तो ये लोग कहते नहीं आप लोग जाए नहीं। अभी रमजान के पीछे उन लोगों ने बोला कि भी अभी देखो हम लोग तुम्हारी ये जुगियाँ कराएंगे। तो हमें ये कह रहे सब मिल के हमारे, हम तो मरने नमाज को कह रहे हैं कि हमारा कुछ ना कुछ हक दे, छत का तो हक देना, हमारा कोई चीज़ नहीं देती है। तो फिर कहते हमारे लोग को वोट दो, वोट हम लोग को गरीब लोग वोट भी दे देते हैं, उनको खिलाएं। उस दिन हमारा लड़का था मोटरसाइकिल लेके जा रहा, बेचारे सारे नए कागजात थे, सब कुछ थे, मौजूद थे। उनको पुलिस वाले ने बोला तो आप 7,000 रुपये हमारे को दे दो तो हम आप लोग को छोड़ देंगे।
तो हम साथ जब उनको दें अपने बच्चों का कोई खर्चा करें। इतनी हमारे गरीबों के साथ बेइंसाफी हो रही है। जब अभी बेइंसाफी लोगों ने हमारे साथ हुकूमत ने की तो हम लोग सब जितने भी गरीब आम रोड के ऊपर निकलेंगे, सब कुछ इनके साथ करेंगे। सीडिया वाले के दफ्तर में आगे बैठेंगे इस लोग, जब ये मरेंगे जब हम लोग मरेंगे गरीब लोग। तो कब्जा ग्रुप थोड़े तो डंडे लगाए, साथ साथ कपड़े लगाए, हमने जो कब्जा ग्रुप वाले उनको क्यों नहीं करा रहे? हमारे साथ सब लोग के घर पड़े उनको क्यों नहीं डाल रहे? तुम्हारे कहते आप लोग चले जाओ, हमें के लोग किधर जाए? जी ला में बगाया अभी जगह ऐसे ही पड़ी है। और अपनी हाउसिंग स्कीमें बनाना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये काम फिर इसी तरह के लोग करेंगे जिनकी कोई कमिटमेंट है, जो कि इसके बारे इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जो जैसे अभी सीमा ने बात की, मतलब ये हैरत की बात है कि अभी भी पढ़े लिखे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो कच्ची आबादी वाले तो कब्जा माफिया होते हैं। यानी कि जो बड़े कब्जा माफिया आपको नजर नहीं आता, यानी कि आपको ये नहीं अंदाजा होता कि पूरे मुल्क जो है ना कर्जे पे चल रहा है, इसलिए क्योंकि 80 साल तो या तो आपने ये रट लगाई हुई थी कि मुल्क खतरे में है और नाजुक दौर है और हम और कुछ कर नहीं सकते, या फिर आपने कर्जे लेकर काम किया और अब आप कुछ भी मईशत बहाल करने के बजाय आप जो है ना हाउसिंग स्कीमें चला रहे हैं। लेकिन एक और भी पहलू है जिसकी तरफ सीमा ने आपकी तवज्जो दिलवाई, और मेरा ख्याल है कि ये जो लार्जर फ्रेमवर्क है, मैं सिर्फ जो रिपोर्ट के लिहाज से ये ज़रूर कहूँगा कि 2-3 चीज़ें अगर इसमें हम, एक तो आपको दानियाल ने बता दिया कि रिहाइश की जहाँ तक बात है तो तरक्की उसी को कहा जाता है जो बड़े बड़े शानदार स्कीम है, जिसका आपने देखा कि रिपोर्ट में जिक्र भी है। और ये आपको पता होना चाहिए कि एक अरसे तक सीडीए की वेबसाइट पे भी ये था, सीडीए खुद अपनी वेबसाइट पे लगाता रहा कि ये 150 स्कीमें गैर कानूनी। अब अगर आप कच्ची आबादी जितनी जमीन को ऑक्यूपाई करती हैं, सारी की सारी जो भी 40 जिसका आपने जिक्र किया, और अगर आप ये तमाम पार्क व्यू से लेकर बेरिया एनक्लेव की स्कीमों को अगर आप देखें कितनी जमीन ऑक्यूपाई करती है, तो उनको तो कोई एक ईंट नहीं हिला सकता। हालांकि सीडीए खुद दावेदार है कि ये गैर कानूनी। अब तो खैर उन्होंने, अरसा पुरानी बात है, अब तो ये उन्होंने वो यानी कि वो जो नोटिफिकेशन है वो भी उतार दी। तो एक तो ये हाउसिंग स्कीमों का मसला है, लेकिन दूसरा मसला जिस तरफ सीमा ने आपकी तवज्जो दिलवाई कि ये जो बेबहा यहाँ पे रोड बिल्डिंग है कि शहर के अंदर आप या तो गेटेड हाउसिंग स्कीमें बना रहे हैं या उन हाउसिंग स्कीमों को केटर करने के लिए आप बड़ी बड़ी शाहराहें बना रहे हैं। अब सीमा की बस्ती में आकर वो आपको कहते हैं कि ग्रीन बेल्ट का मसला है, ग्रीन बेल्ट की वजह से आप हट जाएं। लेकिन ये जो रोज के हिसाब से मरी तक एक तरफ और दूसरी तरफ पेशावर तक, आप अगर जाकर देखें कि एयरपोर्ट से आगे जाकर आगे तक जो इतनी बड़ी शाहराहें आप बनाते हैं, आप दरख्तों को मलियामेट करते हैं, आप मिट्टी धूल का एक पूरा बाजार गर्म करते हैं, इस पर कोई बात नहीं है। ग्रीन बेल्ट का मसला भी आपको उसी वक्त नजर आता है जब 50 झुग्गियां नजर आ जाए, वरना इस शहर की उन्होंने हशर खराब कर दिया है। यहाँ पे आप सब इधर रहते हैं, आपको भी पता है कि जब सर्दी आती है तो लाहौर का तो हम हाय हाय सुन रहे हैं, गुज़श्ता आपने ना तो रिहाइश का इंतजाम किया, ना बाय द वे रोजगार का। सीमा और तमाम मेरा की बस्ती में रहने वाले जो औरतें हैं, ये उन्हीं कोठियों वालों के घरों में सफाई करती हैं और काम करती हैं, जिनकी आए रोज फोन जाता है कि हमारे यहाँ गंदगी फैला रहे हैं। वो भाई जब आपको घर के अंदर सफाई चाहिए, मजदूर चाहिए, उस वक्त वो गंदगी फैलाते हैं। I-11 में भी यही कहानी थी। एक बड़े अफसर थी सीडीए में, आप हैरान होंगे, 2015 की बात है, वो मेंबर एडमिन थी उस वक्त। उन्होंने आकर हमें मुंह पे कहा कि ये तो एक तो ये सारे लोग शहर का हुलिया और शक्ल बिगाड़ रहे हैं। अब ये कौन लोग थे I-11 में रहने वाले, जो सब्जी मंडी में सुबह 3 बजे उठकर वहां से सब्जी और फल लेकर आते हैं और यहाँ पे रेडियो लगाते हैं ताकि हमारे शहर के बड़े बड़े जो कोठियों वालों को अपनी गली में निकल कर भी फल और सब्जी मिले। एक बात। दूसरी बात, उस खातून ने, मेंबर एडमिन ने बड़ी हैरत की बात की थी कि ये जो लोग हैं ना, हम इनको बसें फराहम करेंगे, ये वापस चले जाएंगे। अब 1980 से एक बंदा हिजरत करके शहर में आकर रह रहा है, या अगर हाल में आकर रह रहा है, तो वो क्यों आया इधर?
وہ آپ کے ساتھ کوئی لٹی ڈالنے تو نہیں آیا نا, وہ اس لیے آیا کیونکہ وہاں پہ اس کے لیے روزگار نہیں ہے, یا وہ جنگ زدہ علاقے سے بے دخل ہو کر آیا. تو آپ کو اس پالیسی کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے کہ آپ کا پورا جو پیراڈائم ہے وہ مکمل طبقاتی جنگ پر مشتمل ہے. نچلے طبقے سے کام لو لیکن اس کو نہ رہائش دو, اس کو نہ روزگار دو, اس کو ایون ایکولوجی کے نام پر اسی کو رگڑا دو. حالانکہ ایکولوجی کے نام پر جو آج کل سندھ اور نہروں کے بننے کا کیا ہو رہا ہے وہ ایک ثانوی بات ہے, لیکن گزارش یہ کہ یہ آپ نے بہت کمال کا کام کیا. little bit more of a sort of zoom out context صرف آپ کے شروع والے حصے میں اور شاید ایون آپ کے ریکمنڈیشنز میں, کہ آپ اس کو صرف اور صرف یعنی کہ اگر آج بھی کچھ چلاتا ہے, میں آپ کو یقین سے کہہ دوں اگر یہ سارے لوگ واقعی جیسے سیما کہہ رہی ہے کہ ایک دن کام ہی چھوڑ دیں تو نہ ان کے گھر چلیں گے, نہ ان کے دفتر چلیں گے, نہ ان کی حکومت چلے گی. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن علی پور فراش منتقل ہو چکا ہے یا آج میرا میں, تو گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ یہ جو تحقیقات ہیں میرا خیال ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں پولیمکس نہیں ہے, اس میں کسی کا پسند ناپسند نہیں, یہ ٹھوس معلومات ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ شہر میں اتنی بڑی آبادی بڑی ہے اور اس عرصے میں کسی نے کوئی سوچا نہیں ہے کہ ہم کوئی کم آمدنی والے لوگوں کو بھی ہم کو رہائش دیں. اور آخری بات اسی ضمن میں کہ جو عمومی جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, یہ مت سمجھیں کہ کچی آبادی میں رہنے والا لوگ بندہ مفت میں رہ رہا ہے. سی ڈی اے کا بندہ آتا ہے, آئی ایس کو کا بندہ آتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, پولیس کا بندہ آتا ہے, وہ سب نکالتے ہیں پیسے لوگوں سے. they are not free riders, جو کہ ہم اکنامکس میں کہتے ہیں free riders, they are not free riders. اگر آج آپ کے پاس کوئی کم آمدنی والوں کے لیے اسکیم ہو اور اس کے کوئی مناسب اقساط کے مطلب یعنی کہ طریقے سے لوگوں کو کہا جائے کہ اس کے لیے وہ وسائل دیں, تو میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. علی پور فراش میں بھی یہ مثال تھی جو صوفیہ نے مثال دی کہ سندھ یا پنجاب میں جب بستیاں ریگولرائز ہوتی ہیں, ریسیٹل ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ دام لگتے ہیں اور وہیں کے لوگ وسائل دیتے ہیں سرکار. تو ایسی بات ہے. اور جس طرح جتنے بھی اس طرح کے شہر میں ماسٹر پلان ہو نہیں سکتے کہ آج سے جو 70 سال پہلے بن گیا ہم نے اسی کو دیکھنا ہے کہ اچھا 70 سال پہلے کسی کو یہ بھی پتا تھا انٹرنیٹ ہوتا ہے, 70 سال یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بعد میں جا کے ٹیکنالوجی کس طرح آنی ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کس طرح کی ہوگی, کس طرح کے لوگ اس شہر میں آئیں گے. 70 سال پہلے کسی کو پتا تھا کہ ایک جنگ ہوگی وار آن ٹیرر کی یہاں پہ, جس سے جو ہے ملٹری آپریشنز کے اندر لاکھوں ملک لوگ جو ہیں آپ کے ملک کے اندر ہی نقل مکانی کا شکار ہوتے ہیں جو ان لوگ غریب لوگوں کو بیچاروں کو استعمال ہماری رپورٹ کیسے بھی جیب سے دیتے ہیں. ہماری رپورٹ آپ تفصیل میں پڑھیں, ہم نے اس کی یہی بات کی ہے کہ یہ تب ہی بنتے ہیں جب ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ. تھوڑا سا خود پڑھیں جو ان کی خود کا کہنا تھا, تو انہوں نے یہ خود کہا تھا, حالانکہ ان کے اندر بھی بہت مسائل تھے. انہوں نے کہا تھا ہر 10 سال بعد یہ ماسٹر پلان تبدیل ہونا چاہیے, ترمیم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو کوئی ٹھیکہ دیا جاتا ماسٹر پلان تبدیل کر, اس کے پیچھے بھی سیاست ہے, کوئی نہیں تھے. تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جتنی ہاؤسنگ اسکیموں نے زمین ہڑپ کی ہے وہ تو آپ کچی, بس پھر آپ تو اگر آپ اس پہ سوال نہیں کر سکتے. ایریا میں زیادہ اکثر دیکھیں نا, میری لیڈ ہے جو آپ کی ہے نا